बच्चों 67th बीपीएससी मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। इंग्लिश में इसको कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईडब्ल्यूएस से संबोधित करते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे। इसका 3 पार्ट है। पहली बात तो हम लोग 103वां संविधान संशोधन या 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके फीचर्स को, इसकी विशेषता को देखेंगे। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 7 नवंबर को, उसको हम लोग समझेंगे। और तीसरा पार्ट जो है कि इसका इम्प्लीकेशंस, इसका आगे भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेंस में भी यदि क्वेश्चन आता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि 9 जनवरी 2019 को संसद, भारत की संसद, इंडियन पार्लियामेंट 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया। ठीक है, मींस द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, इट हैज अमेंडेड आर्टिकल्स 15 एंड 16, यानी अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया, संवैधानिक संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। तो क्या किया गया, इसमें एक क्लॉज 15(6), इसमें एक क्लॉज 15(6) और 16(6) क्लॉज ऐड कर दिया गया। तो क्या अमेंडमेंट किया गया बच्चों? तो इसमें अमेंडमेंट किया गया अनुच्छेद 16 में धारा 6, आर्टिकल 15 में आपका क्लॉज 6 जो है ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, जरा इसकी विशेषता देखते हैं। तो जो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जो 103वां संविधान संशोधन था, वो है किसके लिए? तो ये था बच्चों आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। इट इज बेसिकली, this 103rd constitution amendment was basically for the economically weaker section of the society। ये economically weaker section of the society था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित था। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें आपको एनालिसिस में आगे ध्यान देना होगा कि इट प्रोवाइड्स फॉर 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, उनको 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। अब देखिए, अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में हम लोग ऐतिहासिक रूप से देखें, जो भी आरक्षण मिला है, वो आरक्षण मिला है आपका जाति के आधार पे, है ना। हिस्टोरिकली द रिजर्वेशंस इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन कास्ट। ये सबसे बड़ा इसमें चेंज आप देखेंगे कि अब 103rd जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें जाति के आधार पे आरक्षण नहीं दिया गया है। यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आधार पे आपका आरक्षण है, क्लास के आधार पे आरक्षण है। मींस in India, a new trend, you can say a new trend based on class has started। अभी तक जो भी आरक्षण था, चाहे आपका अनुसूचित जाति का था, चाहे आपका अनुसूचित जनजाति का था, चाहे आपका ओबीसी का था, वो सारा क्या था? वो सारा ये था कि ये लोग जो है सामाजिक रूप से जाति थे। और लॉजिक क्या था, आरक्षण देने का आधार क्या था? कि ऐतिहासिक रूप से ये शोषित वर्ग थे, राइट। मीन्स हिस्टोरिकली दे वेर एक्सप्लॉइटेड ग्रुप, अ ग्रुप दैट वाज नॉट वेल रिप्रेजेंटेड इन एजुकेशन और इन गवर्नमेंट जॉब। बट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि अब जो आरक्षण दी जा रही है, वो दी जा रही है वर्ग के आधार पे, क्लास के आधार पे, क्योंकि ये आर्थिक रूप से
कमजोर व्यक्तियों के लिए ये आरक्षण था। जरा हम लोग संविधान में चलते हैं। संविधान में देखिएगा कि अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी यदि इंडिया का सिटीजन हो, किसी भी नागरिक के साथ आप नस्ल यानी रेस, धर्म यानी रिलीजन, जाति यानी कास्ट, लिंग यानी जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ यही संविधान अनुच्छेद 15 ही अपने क्लॉज के द्वारा यह बताती है कि सरकार को लगे कि कुछ वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, या सरकार को लगे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करना है, तो इसमें गवर्नमेंट कर सकती है। ये अनुच्छेद 15 का जो है अपवाद कह सकते हैं, या आर्टिकल 15 एज अ फंडामेंटल राइट उसका लिमिटेशंस कह सकते हैं। उसी तरह आर्टिकल 16 में देखिए, आर्टिकल 16 इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब। ये आपका गवर्नमेंट जॉब है जिसको हम लोग पब्लिक सर्विस कहते हैं, या सरकारी कार्यालय कहते हैं, या सार्वजनिक जो है आप जॉब के नाम ले सकते हैं। तो किसी भी सरकारी कार्यालय में राज्य के अधीन जो रोजगार होगा, गवर्नमेंट जॉब होगा, पब्लिक सेक्टर जॉब्स होगा, वो किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है। मीन्स द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन एनी ग्राउंड्स। बट स्टिल अनुच्छेद 16 का भी सीमा है। आर्टिकल 16 ऑल्सो हैज लिमिटेशंस, एंड इट हैज लिमिटेशंस इन द सेंस कि यदि गवर्नमेंट को यानी राज्य को यानी स्टेट को यदि लगता है कि कुछ वर्ग जो है जिनका की प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन इस पर्टिकुलर जॉब में नहीं है, तो उसके लिए विशेष प्रावधान स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे SC ST का रिजर्वेशन हुआ, फिर बाद में मंडल आयोग के सिफारिश के कारण OBC का आरक्षण हुआ। तो ये जो है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 है। इसी आर्टिकल 15 और इसी आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 को जोड़ दिया गया, ताकि 10% आरक्षण जो है आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी ये दिया जा सके। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जो रिजर्वेशन है उसका क्या हिस्ट्री रहा है। यदि आप 1932 में देखेंगे तो 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, वो कम्युनल अवार्ड के द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार के द्वारा मुसलमान, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, एंग्लो यूरोपियन और दलित वर्ग के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी वो निर्धारित कर लिए। तो इट वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ रिजर्वेशन। फिर 1942 में आप देखेंगे डॉक्टर BR अंबेडकर जो है, उनके योगदान के कारण अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 8 से 5% जो आरक्षण दिया गया। फिर 1990 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया और OBC को 27% जो है रिजर्वेशन की बात कही गई, सिफारिश की गई। तो आप जितना भी देख रहे हैं वो जो है कास्ट बेस्ड है, लेकिन अब जो आप देख रहे हैं 10% इकोनॉमिक, वो है आपका क्लास बेस्ड। यानी हम लोग जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वर्ग पे बात कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं। अब हम लोग इसकी विशेषता को आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये रिजर्वेशन जो है 50% रिजर्वेशन तो आपका ऑलरेडी कास्ट बेस्ड है ही। इसके अतिरिक्त एडिशनल 10% रिजर्वेशन होगा किसके लिए? आर्थिक रूप से कमजोर समूह के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। तो आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति होंगे, समूह होंगे, उनके लिए ये आपका ये जो है 10% ये आरक्षण होगा, राइट। अब ये जो हम लोग 10% की जो बात कर रहे हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, अब सवाल उठता है कि लागू कहाँ होगा? ये लागू होगा शैक्षणिक संस्थानों में, ये लागू होगा, दिस विल बी एप्लीकेबल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। और
कहां और लागू होगा? सार्वजनिक रोजगार में, पब्लिक जॉब्स में, या आप कहिए गवर्नमेंट जॉब्स में। तो ये आरक्षण जो 10% का अतिरिक्त आरक्षण है, ये आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होगा, शैक्षणिक संस्थान में होगा, और सार्वजनिक रोजगार में होगा, पब्लिक जॉब्स में होगा, या उसको गवर्नमेंट जॉब बोलिएगा। एंड दिस विल बी अबव एन एडिशन टू 50% रिजर्वेशन। अच्छा, ये जो रिजर्वेशन है, ये जो 10% का अतिरिक्त आरक्षण है, ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पे नहीं लगेगा। मींस ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे ये नहीं लगेगा। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के स्थान पे या वहां पे ये आरक्षण लागू नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो संविधान संशोधन अधिनियम 103 जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसमें आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति कौन होंगे? तो वो व्यक्ति जिनका की एनुअल इनकम है ना, वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होगा। यदि 8 लाख रुपए से कम है, तब आप जो है आर्थिक रूप से कमजोर माने जाएंगे। लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। सीमाएं ये है कि 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, इफ यू हैव एग्रीकल्चर लैंड मोर देन 5 एकड़, देन यू आर नॉट गोइंग टू कम अंडर द एम्बिट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और यदि आपका 1000 वर्ग फुट में या 1000 स्क्वायर फीट में आपका रेसिडेंशियल आवासीय भूखंड है, यदि आपका रेसिडेंशियल प्लॉट है, तो भी आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आप नहीं आएंगे। यदि नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज, यदि अधिसूचित नगर पालिका में आपका 100 वर्ग गज का मकान हो, है ना, या उससे अधिक का कोई 100 गज से अधिक का कोई रेसिडेंशियल प्लॉट हो, तो ऐसे स्थिति में भी आप जो है इस वर्ग में आप नहीं आते। हालांकि चलिए, ये बहुत दिन से ये मांग था कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए जो है आरक्षण दिया जाए। अब जो है इसका हम लोग सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में ये चलेंगे कि इसका फायदा नुकसान क्या हुआ, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्योंकि आपका आलोचनात्मक समीक्षा आ सकता है, आपका क्रिटिकल इवैल्यूएशन आ सकता है क्वेश्चन में। तो वो चालू करने से पहले हम लोग जरा देख लें कि सुप्रीम कोर्ट में यही 103वां जो संविधान संशोधन है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात चली गई है ना, टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कि ये संवैधानिक रूप से ये कानून सही है कि नहीं सही है। क्या ये अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 का समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन तो नहीं है? डज इट ब्रीच द राइट टू इक्वालिटी? तो ये सब मुद्दे पे ये सुप्रीम कोर्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका चला। सुप्रीम कोर्ट का 7 नवंबर 2022 को डिसीजन आया 3:2 रेशियो में। मैं कहने का मतलब है 3 जज जो थे वो ये संविधान संशोधन के पक्ष में थे, और 2 जज जो थे वो संवैधानिक संशोधन को संविधान के अनुसार सही नहीं मान रहे थे। एनीवे, तो मेजॉरिटी डिसीजन ही डिसीजन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो ये था कि 103वां जो संवैधानिक संशोधन है वो वैध है, मतलब जो है इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज करेक्ट। मींस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, ये आपका सही है। अब जो देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का व्यू क्या था, तो जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं 3/2 में ये व्यूज बटा हुआ था। अब जो चलते हैं हम लोग मेजॉरिटी का व्यू देखते हैं। मेजॉरिटी जो व्यू है, उनके जजेस का कहना यह है कि संविधान की आधारभूत संरचना को ये भंग नहीं करता है। मींस दैट 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मेजॉरिटी व्यू, बहुमत का नजरिया ये भी है कि ये जो आरक्षण है संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। मींस
इट डज नॉट वायोलेट इक्वालिटी, ये समानता का अधिकार को भी उल्लंघन नहीं करता है, एंड इट इज एज पर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेजोरिटी जो है व्यूज था। मेजोरिटी व्यू जो जजमेंट आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन में ये भी बात किया गया है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है सकारात्मक कार्रवाई। तो ये पिछड़े वर्गों को, नॉट जाति, पिछड़े वर्गों को यदि आप शामिल कर रहे हैं, इफ यू आर इंक्लूडिंग बैकवर्ड क्लास, तो ये सरकार का, राज्य का एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जा गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन बाय द स्टेट फॉर द इंक्लूजन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। और शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि इसको लागू किया जाता है तो किसी भी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होता है, आपका मूलभूत संरचना जो है संविधान का वो किसी तरह नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन में 1992 में इंदिरा साहनी केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट 1992 में इंदिरा साहनी केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ये कही थी कि 50% आरक्षण जो है 50% के सीमा तक ही रहे, है ना। 50% से यदि आरक्षण यदि ऊपर होता है तो दैट विल बी इलीगल, दैट वोंट बी एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी केस में खुद ये कथन था। अब इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट बोली कि वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में उच्चतम सीमा में लचीलापन जो है मींस कि दैट 50% सीलिंग लिमिट फिक्स्ड बाय मंडल कमीशन it was not inflexible, है ना, मींस इट इज फ्लेक्सिबल। द सीलिंग कैन बी फ्लेक्सिबल as recommended by Mandal Commission, and secondly we are giving it for class, not on the basis of caste। तो ये मुद्दा भी जो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजमेंट में इस बात को की। और याद रखने की बात है कि इंदिरा साहनी फैसले में, इंदिरा साहनी केस में, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इस पॉइंट को जोड़िएगा भी अपने आंसर में। इंदिरा साहनी जजमेंट में जो कि SC ST SCB OBC कम्युनिटी के लिए था, इंदिरा साहनी फैसले में जो कि SC ST OBC समुदाय के लिए था, इसमें जो बात की गई थी कि 15(4) अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद आपका 15(5) और अनुच्छेद आपका 16(4) में जो विशेष प्रावधान है, राज्य को ये शक्ति है, तो इसका रिजर्वेशन जो है सीलिंग 50% है और ये लचीलापन है, इसमें लचीलापन लाया जा सकता है। इट इज नॉट फिक्स्ड। दिस इज व्हाट एज व्यूड बाय द मेजॉरिटी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जो बात है अल्पमत का नजरिया, मतलब जो माइनॉरिटी डिसीजन, देखो कि 3:2 डिसीजन था और 2 जज जो थे ये मुख्य धारा से अलग थे, तो उनका कहना यह था कि आप जो है 10% रिजर्वेशन जो है, आप जो वर्टिकल ये है, ये इस तरह से रिजर्वेशन है, ये इस तरह से रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि समान वर्ग के लोग भी इसमें आ सके, समान वर्ग के लोग भी आ सके, और जो है OBC हैं या दूसरे लोग हैं वो भी इस वर्ग में आ सके। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है ये माइनॉरिटी डिसीजन था, ठीक है। और दूसरा वो कहे थे कि 50% का सीलिंग को लांघना, माने इसको बियॉन्ड जाना, ये जो है आगे चल के पंटोरा बॉक्स खोल देगा। कहने का मतलब कि आपका जो समाज है हर एक खंड में विभाजन हो जाएगा, और इसका भी हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से ये डिसीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 50% यदि सीलिंग को हटाते हैं तो कंपार्टमेंटाइजेशन हो जाएगा, खंडों में विभाजन हो जाएगा। ये माइनॉरिटी ग्रुप का, माइनॉरिटी व्यू का ये था कि इफ यू विल रिमूव द 50% सीलिंग देन इट विल लीड टू फर्दर इंफ्रैक्शंस एंड विल रिजल्ट इन कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट व्यू था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मेजर व्यू था बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग समीक्षा करते हैं, आलोचनात्मक जो है क्रिटिकली आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं, और देखिए हमारा आंसर कैसे निकल के आता है। अब देखिए बच्चों, अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए
वो सारे बच्चे आंसर में लिख सकते हैं। ये तथ्य जो है, ये डिसीजन जो है, ये सब जगह अवेलेबल है। लेकिन क्वेश्चन जो है, आलोचनात्मक समीक्षा की बात हो जाती है ना। जब क्वेश्चन जो है आपकी समीक्षा की बात होती है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात होती है, तब यहाँ पे आपका जो है व्यूज मायने रखता है। और यहीं पे आप सही से लिखेंगे तो स्कोर करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो 10% रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, वो आपका डाटा को लेके है। आपके पास जो डाटा है ही नहीं। आप जो 8 लाख जो है 8 लाख का जो सीलिंग रखे हैं कि 8 लाख से कम ही इस सेक्शन में आएंगे, तो हाउ विल यू अराइव एट अ कंक्लूजन? कैसे अब आप 8 लाख का वो क्राइटेरिया निकालेंगे? नंबर वन। और आप 8 लाख बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, कि 8 लाख से कम होना चाहिए। और आप जब टैक्स पेमेंट होता है तो आप कहते हैं कि जिनका 2.5 लाख से कम है एनुअल इनकम, उनको टैक्स का माफी मिलेगा। तो ये विरोधाभास, सेम गवर्नमेंट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग द स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा चीज, बात हो जाती है क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर का भी क्वेश्चन उठेगा, तो आपको ये सब बिंदु पे आपको आंसर करना है। आपके पास वो सरकार के पास उपयुक्त सही क्राइटेरिया लाना होगा, जिससे कि आप जो है सही रूप से आप जो है गवर्नमेंट जो है सही रूप से वो सही ग्रुप को आर्थिक आधार पे आरक्षण दे सकती है। ठीक है। नंबर 2, अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक उत्थान का। गवर्नमेंट जॉब पे ये एप्लीकेबल है। मान लीजिए गवर्नमेंट में जॉब आया ही नहीं और प्राइवेट सेक्टर में ये जॉब आया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? नंबर 2। नंबर 3, आप ये बात कीजिए कि कोई मान लीजिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो प्राइवेट है, बहुत ज्यादा फीस है। ठीक है, आरक्षण के कारण एडमिशन दे दिए, फीस कहां से देंगे? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वर्ल्ड क्लास बनाइए, ताकि इस तरह का कोई नौबत आए ही नहीं। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है। अब देखिए इसकी अच्छाई में बात कीजिए कि एकता लेके आएगी। आप सुनते होंगे कि सवर्णों को आरक्षण नहीं मिलता है, तो वो दूसरे जाति को लोग बोलते हैं कि आपको रिजर्वेशन मिल चुका है। ये स्थिति बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ण भी अब जो है फॉरवर्ड कास्ट भी अपने इकोनॉमिक क्राइटेरिया के कारण जो है रिजर्वेशन में आरक्षण में आ जाते हैं। कुछ एक अखबार का कहना है कि ये जो संविधान संशोधन है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीतिक रूप से प्रेरित है। वो अपने वोट बैंक को, पारंपरिक वोट बैंक को, ट्रेडिशनल वोट बैंक को बचाने के लिए इस तरह का आरक्षण लेके आए हैं आप। लेकिन इसके दूसरे पहलू पे आप ये भी कह सकते हैं कि गुजरात में पटीदारों का आरक्षण का मांग चल रहा था, हरियाणा में जाटों का आरक्षण का मांग चल रहा था। तो हो सकता है कि इस तरह के कदम से ये मांग जो है फुलफिल हो जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो है आप एक पंडोरा बॉक्स खोल दिए हैं। यदि जहां आप 50% का सीलिंग हटा देते हैं, जहां 50% का सीलिंग हटा देते हैं, ऐसे स्थिति में बहुत सारे समाज में और भी लोग आ जाएंगे जो कि किसी न किसी मुद्दे पे आरक्षण मांगेंगे। अब इसका बेसिस क्या है कि खुद आप बिहार में देख लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ये बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो वेलकम करते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कहें कि 50% का जो सीलिंग है उसको भी रिव्यू करना चाहिए। और ये भी बोले हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। तो इस तरह का जो है सेगमेंटेशन सोसाइटी में होना चालू हो गया। तो ये सब पॉइंट से आप जो है अपने आंसर को सुशोभित करेंगे, तो डेफिनेटली आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क्स मिलेगा।
इसी के साथ बच्चों इस चर्चा को हम लोग एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू।